मेडिकल ट्यूबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिलेटेड एमसीक्यूज आया हुआ है फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह एमसीक्यूज नहीं, आपको शॉर्ट आंसर में लेके आया हूँ फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चंस है सारे जो 2019 में जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का एग्जाम आया था उसके लिए काफी हेल्पफुल रहे थे। उसके साथ साथ अभी जो फील्ड वर्कर का एग्जाम आया हुआ है और हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का, इन दोनों के लिए जो कॉमन है, दोनों के लिए सिलेबस जो है कॉमन है काफी सारे, तो उन लोग दोनों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आएंगे आपका कैंसर, जैसे ब्लड कैंसर, स्तन कैंसर या फिर सर्विक्स कैंसर। और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज, है ना, ब्लड प्रेशर, ये सभी जो होते हैं वह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें से, और आप देख सकते हैं वह रोग जिसका प्रसार या एक दूसरे के संपर्क से नहीं होते हैं उसे एनसीडी अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या गैर संक्रामक रोग कहा जाता है। इसका कई नाम हो सकते हैं, गैर संक्रामक या फिर गैर संचयी या फिर एनसीडी, इस तरीके से कई नाम होते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? तो वह रोग होता है जो संक्रामक होता है, अर्थात एक से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है उसे संक्रामक कहते हैं या फिर कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जैसे कि चेचक, खसरा, मिजल्स, डिप्थीरिया इत्यादि, ये सभी संक्रामक डिजीज होते हैं। इसके अलावा मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये सभी भी संक्रामक डिजीज होते हैं। तो चलिए आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे चेचक के विषाणु का नाम। तो चेचक के विषाणु को वेरियोला कहा जाता है। एक जो होता है जो वेरिसेला जोस्टर भी होता है, लेकिन वो चेचक के विषाणु नहीं होते। वेरिसेला जोस्टर और भी होता है, जो वेरिसेला जोस्टर होता है उसके जो वाहक होते हैं या जो कारक होते हैं उनका नाम, जो वेरिसेला जोस्टर होता है फ्रेंड्स, उससे जो होता है वो छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स होता है, वो होता है। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए, एग्जाम में कई बार आता है वेरियोला और वेरिसेला जोस्टर। तो ये दोनों कॉमन टाइप से नाम है, वेरियोला और वेरिसेला, इतने ही में अंतर है यो और से में। तो आपको ध्यान रखना है चेचक और चिकन पॉक्स अलग अलग है। नेक्स्ट है विश्वव्यापी सघन चेचक उन्मूलन अभियान कब शुरू हुआ था? तो यह 1967 पे हुआ था। भारत कब चेचक मुक्त हो गया? तो 5 जुलाई 1975 को चेचक मुक्त हो चुका। नेक्स्ट है विश्व में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो मई 1980 में विश्व में चेचक का उन्मूलन हुआ। चेचक का दूसरा नाम क्या होता है? तो स्मॉल पॉक्स या शीतला होता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स का भी जो मैंने बताया था वह है वेरिसेला जो जोस्टर होता है, उसके कारण चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट है छोटी माता की रोग संक्रामकता होती है, तो कब तक होती है संक्रामकता? तो 1 सप्ताह तक लगभग होती है। नेक्स्ट है छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स जो होता है माध्यम से होता है, तो यह ड्रॉपलेट माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट है खसरा मिजल्स होता है, तो ये होता है रूबियोला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है एक बार खसरा होने पर प्रतिरक्षा कब होती है? तो ये जीवन भर इसकी प्रतिरक्षा बनती है। जर्मन मिजल्स का कारक होता है, तो इसे टोगा वायरस के नाम से जाना जाता है, जर्मन मिजल्स। कर्णमूल जिसको पैरोटिड ग्लैंड्स में जो सूजन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मम्स कहते हैं। मम्स या गलसुआ का कारक कौन होता है? तो पैरामिक्सो वायरस का नाम होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा के विषाणु का नाम। तो इन्फ्लुएंजा के जो विषाणु होते हैं वह इन्फ्लुएंजा विषाणु के नाम से ही जाना जाता है। और इन्फ्लुएंजा विषाणु का प्रकार तो टाइप 1 होता है, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट है डिप्थीरिया का कारक है। तो डिप्थीरिया का जो कारक होता है वो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी। और जो डिप्थीरिया के जांच के लिए किसका स्वाब बनाया जाता है? तो गले का स्वाब बनाया जाता है जिसको थ्रोट स्वाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया के रोकथाम के लिए टीके
देते हैं। तो डिप्थीरिया के लिए जो डीपीटी का टीका लगता है, डिप्थीरिया, परटेटिस एंड टिटनेस ट्रिपल टीका वैक्सीन होते हैं, इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है कुकुर खांसी के कारण है तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो कुकुर खांसी का जो यहाँ आप देख सकते हैं डीपीटी जो होता है, इसमें डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस, जो पर्ट्यूटिस होता है इसका भी वैक्सीन मिलता है, डीपीटी भी, डिप्थीरिया का भी और टिटनेस का भी। किंतु आज के डेट पे जो होता है वह मैंने इसके इम्यूनाइजेशन में आपको पढ़ाया होगा कि डीपीटी जो होता है वो 1.5 वर्ष पे बूस्टर के नाम से लगता है। अब डीपीटी की जगह जो 14 सप्ताह या 1.5 महीना कहेंगे, उसमें जो है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह 3 बार जो टीका लगता था, उसमें डीपीटी के स्थान पे अब पेंटा लगता है, जिसमें 5 मिश्रित टीके होते हैं। इसमें 3 मिश्रित टीके थे, अब 5 मिश्रित पेंटा के नाम से आता है, जिसमें ये तीनों, इसके अलावा 2 वैक्सीन और उसमें ऐड रहते हैं। नेक्स्ट है कुकुर खांसी या पर्ट्यूटिस का फैलने का माध्यम, तो ये भी होता है ड्रॉपलेट माध्यम। अब ड्रॉपलेट क्या होता है फ्रेंड्स, की जो हवा में पानी की बूंद के कण के माध्यम से जो फैलता है एक दूसरे पे, जैसे खांसने से, छींकने से, तेज आवाज से बोलने से, थूकने से, इन सभी के कारण एक दूसरे व्यक्ति पे फैलने वाला ड्रॉपलेट माध्यम कहलाता है। नेक्स्ट है इसके रोकथाम क्या टीका देते हैं, तो कुकुर खांसी या पर्ट्यूटिस के रोकथाम के लिए भी डीपीटी ही यूज किया जाता है। किंतु अगर ऑप्शन पे पेंटा रहे तो आप पेंटा में भी टिक कर सकते हैं। पेंटा और डीपीटी दोनों एक साथ नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चे के सांस लेने से सीटी की आवाज, तो सीटी की आवाज किसमें आती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको विजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया के उपचार कारगर दवा, तो इसके लिए जो कारगर दवा था वो कोट्रीमैक्साजोल, अर्थात कोट्रीम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कोट्रीमैक्साजोल जो होता है वो निमोनिया के उपचार का कारगर दवा इजाद किया गया। नेक्स्ट है सार्स का पूरा नाम, सार्स जो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स होता है, श्वसन तंत्र से संक्रमण वाली एक तीव्र संक्रमण वाली डिजीज होते हैं, जैसे कि अभी कोविड हाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स जिस टाइम एग्जाम हुआ था उस समय सार्स अर्थात कोविड नहीं थी 2019 पे। नेक्स्ट है सार्स के कारक का नाम क्या है, तो सार्स के कारक का नाम कोरोना वायरस। नेक्स्ट है सार्स का वायरस शरीर से बाहर जिंदा रहता है तो 3 से 4 दिनों तक रहता है। नेक्स्ट है ऑटोप्सी क्या होता है, तो ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, अर्थात पोस्टमार्टम जो होता है उसको ऑटोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट है क्षय रोग की बैक्टीरिया का नाम, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। क्षय रोग को और भी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्षय रोग मतलब टीबी, जो टीबी होता है उसको क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, या फिर टीबीरिया के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग की प्रकार, क्षय रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो क्षय रोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पल्मोनरी अर्थात फुफ्फुसीय या फिर फेफड़े में जो होता है, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी अर्थात फेफड़े से बाहर बॉडी पे। और आपको बता दूं क्षय रोग कई प्रकार, मतलब कहीं भी बॉडी में क्षय रोग हो सकता है सिवाय 2 ऑप्शन के। पहला ऑप्शन होता है नाखून, दूसरा ऑप्शन होता है बाल। ये 2 जगह के अलावा बॉडी के किसी पार्ट्स में भी ये टीबी बीमारी पकड़ा जा सकता है। जो फेफड़े से होता है उसको पल्मोनरी कहते हैं, और जो फेफड़े के बाहर होता है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। नेक्स्ट है पशुओं में क्षय रोग को कहते हैं, पशुओं में जो क्षय रोग होता है उसको गौ यक्षमा या फिर बोविन ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यक्षमा या टीबी फैलता है, तो ये भी ड्रॉपलेट या फिर बिंदुक माध्यम से फैलता है। सर्वाधिक ड्रॉपलेट कब उत्पन्न होता है, तो खांसने से सर्वाधिक ड्रॉपलेट उत्पन्न होता है। स्पुटम पॉजिटिव रोगी की व्यापकता है, तो 4 प्रति 1000 की जनसंख्या में स्पुटम जो होता है पॉजिटिव होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नेक्स्ट है टीबी का बैक्टीरिया का रंग व आकार होता है, तो लाल रेड आकार का जो रॉड होता है कोमा शेप टाइप से ऐसे रहता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को कहते हैं, ट्यूबरकुलिन जो स्किन टेस्ट होते हैं उसको मॉन्टुक टेस्ट कहते हैं, और मॉन्टुक टेस्ट को करने के लिए इसका जो रिजल्ट होता है 48 से 72 घंटों के बीच में इसका रिजल्ट देखा जाता है, जिसको 10 mm तक इसमें इन्फ्लेमेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट होता है मॉन्टुक टेस्ट कब प्रारंभ हुआ, तो मॉन्टुक टेस्ट 1907 पे हुआ था।
मॉन्टूक टेस्ट का परीक्षण परिणाम होता है तो 48 से 72 घंटे पे, जो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट होता है मॉन्टूक टेस्ट में धनात्मक पहचान है तो 10 mm व्यास का सूजन होना चाहिए। जो आप फोरहेड पे मतलब फोरहेंड पे आप जब इसमें लेफ्ट फोरहेंड पे इसका जो होता है PPUD अर्थात जो इसका होता है प्रोटीन जो होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है फोर आर्म में, एंड इसके बाद फोर आर्म में करने के बाद उसमें मार्क किया जाता है, और मार्क करने के बाद उसको 48 से 72 घंटे के बाद उसको फिर से एग्जामिन किया जाता है, और उसमें देखा जाता है कि जो यहाँ पर इंजेक्ट किए थे वहां पर इन्फ्लामेशन किस रेशियो पे आया है, इसका आकार क्या है। अगर उसका आकार को मापा जाता है, अगर 10 mm होता है तो वह पॉजिटिव आता है।